नमस्कार, पारसू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं। पिछले हम लोग एक सेट कंप्लीट कर दिए 50-50 क्वेश्चन करके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2021 को। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 50 तक देखेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि ये जो है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। लंबाई का क्या है? मीटर। तो ये क्या है? ये हमारी मूल मात्रक है, मूल राशि है, मूल राशि का मूल मात्रक। तो ये क्या होता है? तापमान का केल्विन। लेकिन क्या किया है? ये उल्टा दे दिया है। यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, द्रव्यमान का ग्राम या किलोग्राम। तो ये सीधा दिया है। ठीक है, उसके बाद समय का सेकंड। ठीक, ये भी यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, तब सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई? अब हम लोग देखेंगे कि जो आकार में परिवर्तन होता है ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। मतलब मान लीजिए ये हम कोई चीज पर जैसे बल लगाते हैं। जैसे मान लो ये बॉल हुआ, ये बॉल हुआ, इस पर हम लोग बल लगाते हैं और बल पिचक के फिर से वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग हुआ, उसको ऐसे खींचे और वैसे फैला और फिर सिकुड़ गया, तो इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे स्पंज हुआ, ठीक है, रबर का गेंद हुआ, ये सब क्या हुआ है? दबाए फिर वैसे ही अपने स्थान पर आ गया। तो इसमें कोई आकार में परिवर्तन जो होता है ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं। जब कोई नरम वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु का बदल सकती है, किंतु फिर पुनः अपने मूल रूप में आ जाती है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग, स्पंज, रबर की गेंद। ठीक है, ये क्या है? आकार में परिवर्तन, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, फिर अपने मूल रूप में आ जाता है। उसके बाद गैस की उत्पत्ति कैसे होती है? जब मतलब कोई चीज को जलाया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन उसमें होता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन, ये क्या है? ये भौतिक और रासायनिक दोनों है। रंग में परिवर्तन क्या है? भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि जब दो से अधिक कारकों को मिलाया जाता है, में बदलाव हो जाता है। तो यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? आगे देखेंगे हम लोग। जैसे भौतिक परिवर्तन क्या हुआ? कार पर पेंट करना, धातु को गर्म करने पर लाल हो जाना। तो ये क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन है। और ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है
कि जब कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है और फिर पुनः अवस्था में वो आ जाता है तो क्या है भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि जब कोई वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ सकता है, जैसे कागज का जल जाना। कागज जल गया तो क्या हुआ कि फिर वो अब जब राख बन गया तो फिर वो कागज नहीं ना बन सकता है, तो क्या होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। आगे देखेंगे हम लोग ए बी सी बराबर 17, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 17, तो ए बी सी बराबर 168। अब वो देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का एक फॉर्म होता है ए क्यू प्लस सी क्यू बराबर ए प्लस बी प्लस सी टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लस 3ab। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 17, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है 17 का स्क्वायर बराबर, इसका तो मान निकालना है तो हम लोग पूरा इसको x मान लेंगे, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी कितना दिया है 94। ठीक है, 289 बराबर x प्लस 94 दूना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 188। तो x बराबर ये 289 में से 188 गया कितना 101, कितना आएगा मेरा 101 माइनस इसका मान दिया है 94। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 3 गुने 168, 17 गुने 7 प्लस 3 गुने 168 हो जाएगा 504, 119 प्लस 504 बराबर कितना हो जाएगा 623। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की माप कितना दिया है। समद्विबाहु समकोण जिसमें दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु भुजा क्या होता है दो भुजा बराबर होती है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कर्ण कितना दिया है 8, तो हम लोग ये निकाल लेंगे आधार, ये लंब निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर कितना है 64, 8 का स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब बोला है कि ये समको समद्विबाहु में क्या होता है कि b बराबर l, मतलब ये जो लंब है ये क्या है बराबर है, दो भुजा इसमें से बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं b लिख सकते हैं, दोनों बराबर है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 64 बराबर 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 32 और बी बराबर रूट अंदर 32। और समकोण त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने रूट अंडर 32 गुने रूट अंडर 32, 1/2 गुने इसको तोड़ेंगे 16 गुने 2 इसको रूट अंडर 32, तो 1/2 गुने 16 का वर्गमूल 4 रूट 2 में रहने देते हैं और गुने रूट अंदर 32, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब इसको कितना 2 गुने क्या हो गया रूट अंडर 64, 64 का वर्गमूल 8, 2 गुने 8 बराबर 16। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रथम 11 प्रकृत संख्याओं से यादृच्छिक रूप से दो पूर्णांकों का चयन किया जाता है, यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रयुक्ता ज्ञात करें। ठीक है,
आगे देखेंगे हम लोग कि बोला है कि 11 प्राकृत संख्या होगा, तो 11 प्राकृत संख्या कौन कौन होगी? 1 2 3 4 5 6 10 11, ठीक है। वैसे बोला है कि विषम, विषम कब हो गया? 1 2 3 5 6, 6 विषम हो गया। विषम कितना हो गया? 6। और सम कितना हो गया? 5, ठीक है। अब लोग देखते हैं सम प्लस सम बराबर सम, सम प्लस सम, सम प्लस विषम, विषम, ठीक है। विषम प्लस विषम बराबर सम। जैसे कहा जाता है सम प्लस सम, मतलब 2 + 4 = 6, सम आएगा। सम प्लस विषम मतलब 2 प्लस विषम हो गया 5, ठीक है। 2 + 5 = 7, 7 = विषम, ठीक है। विषम, विषम 3 + 7 = 10, मतलब सम आता है, ठीक है। कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। तब देख लेंगे प्रायिकता, देखेंगे प्रायिकता बराबर दोनों पूर्णांक विषम हो, दोनों पूर्णांक विषम बटा दोनों पूर्णांकों का योग सम, दोनों पूर्णांकों का योग सम, ठीक है। देखते हैं। तो ये विषम कितना है? 6c2, दो संख्या के निकाला, दोनों पूर्णांक निकाला, तो इसलिए c2 करेंगे, 6c2 बटा दोनों पूर्णांकों का योग सम, ठीक है। ये करेंगे 6c2 + 5c2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6c2 को 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 6 में से 2 गया 4 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग कि 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल। अब ठीक है, अब देखेंगे 6 × 5 × 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4, इसके बाद 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, देख लेंगे। 2 3 6 = 15। उसके बाद हम बटा देंगे पूरा, यहाँ पर भी वही करेंगे। 6 × 5 × 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। देखेंगे इसको कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा? 25 बराबर 15/25 बराबर कितना हो जाएगा? 3/5, 3/5। आगे देखेंगे हम लोग परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन निजी संयंत्र को प्रतिबंधित करता है। यह कौन सा अधिनियम है? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, अधिनियम 1962, ठीक है। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई, स्थापना हुई, ठीक है। यह अधिनियम परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग और नियंत्रण और लाइसेंसिंग का प्रावधान करता है। नियंत्रण और लाइसेंसिंग का प्रावधान करता है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण
कब किया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया। बुद्धा के नाम से किया गया, परंतु यह असफल रहा। परंतु यह असफल रहा। ठीक है? दूसरा परमाणु परीक्षण। दूसरा परमाणु परीक्षण। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, 1998 ईस्वी में ऑपरेशन शक्ति। किसके नाम से? ऑपरेशन शक्ति के नाम से। ऑपरेशन शक्ति के नाम से जमीन के अंदर किया गया। ठीक है? पहला परीक्षण कब किया गया? पहला इसका दूसरे परमाणु परीक्षण में पहला कब? 9 मई 1998। और दूसरा दिन कौन था? 11 मई 1998। दो गो बम फोड़ा गया था दूसरे परमाणु परीक्षण में। कब? एक बम फोड़ा गया 9 मई 1998 को, 9 मई 1998, 1998। और दूसरा 11 मई 1998 में। ये हमारा परमाणु परीक्षण क्या हुआ? सफल रहा था। इस समय हमारे पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरे परमाणु परीक्षण के समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और पहले परमाणु परीक्षण में ये कब थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है? अगला देखेंगे। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है? इसको देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य जो है, ये अन्य रचना कौन कौन सी है? अन्य रचना देखते हैं। अन्य रचना वीरांगना, जाति का गौरव, सिंहासन हिल उठे, एटीसी कविता। ठीक। हम लोग देखेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल। ये कहाँ की थी? कहाँ की राज्यपाल बनी थी? यूपी की। कब? 1947 से 1949 तक। 1947 से 1949 तक। ठीक है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कहाँ की? कानपुर अधिवेशन की। कानपुर 1925 में ये बनी थी। कब? कानपुर अधिवेशन। और पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, खाली पहली महिला पूछेगा कौन? एनी बेसेंट। ठीक। आगे हम लोग देखेंगे एम के गांधी की कौन कौन सी किताब है? महात्मा गांधी क्या? हिंद स्वराज। कौन कौन सी? हिंद स्वराज। ठीक है? कब आया था? 1900। उसके बाद देखेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
ये कब आया था? 1927 में। एक ये इनकी आत्मकथा है। मैंने सत्य का साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, आगे देखेंगे। मेरे सपनों का भारत, इनकी अन्य किताब कौन सी है? मेरे सपनों का भारत कब आया था? 1942। 1942। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ठीक है, कब आया था? 1920 में। ठीक है, उसके बाद गीता बोध। गीता बोध ये कब आया था? 1929 में। ठीक है, तो ये सारी किताब थी। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग द लाइफ ऑफ डिवाइन, किसकी पुस्तक है? श्री अरविंद की, द लाइफ ऑफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? श्री अरविंद की। आगे देखेंगे हम। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में। ठीक, आगे देखेंगे पश्चिमी घाट में क्या क्या पाई जाती है। पश्चिमी घाट में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट में उष्ण उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, यहाँ क्या होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। पश्चिमी घाट में क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तमिलनाडु। ठीक है, इसके कुछ प्रमुख पेड़। प्रमुख पेड़ कौन कौन से? सागवान, सखुआ। सागवान, सखुआ या साल या शीशम। ठीक है, आम, त्रिफला, खैरा। आम, त्रिफला, खैरा। त्रिफला, खैरा, महुआ, etc। ठीक है, पश्चिमी घाट को पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से 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 महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी। केरल में अन्नामलाई तथा इलायची पहाड़ी। केरल में ठीक है, तो ये स्थानीय रूप में वहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में क्या सह्याद्री को में जाना जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, और केरल और अन्नामलाई में इलायची की पहाड़ी। सब क्या है? पश्चिमी घाट का मतलब भाग ही है। ठीक है, आगे देखते हैं पूर्वी घाट। देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या होता है? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं? उड़ीसा और तमिलनाडु। उड़ीसा, उड़ीसा से
तमिलनाडु। उड़ीसा से तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये देखेंगे 19 × 9, 31 × 10 और 32 × 11 का मान ज्ञात कर। तो 19 × 9 171, 31 × 10 310, 32 × 11 कितना हो जाएगा 352। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 233.25 कितना हो 466.50 और ये हो जाएगा -50। ठीक है, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 833। ये 466.50 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 416.5। ये दूबर में कट जाएगा। तो देखेंगे a - b गुने 40/100 बराबर a + b गुने 20/100। 100 कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे a + b बटा a - b और कितना हो जाएगा 40/20। ठीक है, अब यहाँ पर कटा देंगे। 2a बराबर 60, a बराबर 30, b बराबर 10। अब बोला है b a का कितना प्रतिशत के बराबर है, तो b 10 है, a कितना है 30 है गुने 100। ये क्या हो जाएगा 1 से 1 बराबर 100/3%। आगे देखेंगे हम लोग। एक पिता 8 दिन में कार्य कर सकता है। पिता 8, पुत्र 7। ठीक है, कितना काम करेंगे लोग, ये लोग टोटल काम कितना 56 करेंगे। 8 × 7 = 56। पिता का एफिशिएंसी 7, पुत्र का एफिशिएंसी 8। अब बोलेगा पिता करेगा कितना, एक दिन में कितना काम करेगा 7 काम, और फिर पुत्र करेगा एक दिन में कितना 8 काम। ठीक है, तो 2 दिन में पिता और पुत्र मिलकर करेंगे, क्योंकि एक दिन पिता एक दिन पुत्र किए, 2 दिन में कितना 8 × 7 = 15 काम। हम लोग को जाना है कहाँ तक 56 काम तक, तो 15 × 4 = 60 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 × 3 = 45 तक लेंगे। 45 इधर भी 3 से गुणा करेंगे, 6 दिन हो जाएगा और 45 काम हम लोग कर लिए। इसके बाद फिर आएगा कौन, पिता, क्योंकि पिता ही शुरू किया तो पिता फिर से आएगा। तो पिता एक दिन में कितना काम करेगा 7 काम प्लस 7 कितना हो जाएगा 52। अब हम लोग चलेंगे, फिर आएगा कौन, पुत्र। एक दिन में आएगा पुत्र, तो पुत्र 8 काम करेगा, लेकिन हमको चाहिए और 4 काम, क्योंकि 56 काम तक ही जाना है। तो पुत्र कितना करेगा, आधा दिन ही करेगा। पुत्र कितना करेगा, आधा दिन, तो मतलब 1/2 दिन करेगा, तो फिर 4 काम और पुत्र कर देगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 1/2 दिन और कितना 56 काम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 × 1/2 दिन। आगे देखेंगे, ये छोटी छोटी धनात्मक संख्या के जैसे 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने, प्रत्येक मामले में 1 शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य। देखते हैं, अब पहले तो 1 नंबर ऑप्शन खत्म काट देंगे, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए, तो ये पूर्णतः 5 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर बोला 1 शेष रहना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद सबसे आसान जो होता है विभाज्यता, वो होता है 9 का। तो 9 से एक बार चेक कर लेते हैं कि 6 और 3 9, 4 बच गया शेष, तो एक शेष 1 बचना चाहिए, भी नहीं होगा। ठीक है, 6 3 9, 4 1 5 शेष बचा तो एक शेष बचना चाहिए, भी नहीं होगा। फिर से 6 3 9, एक शेष बच गया, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 6 3 9 और ये हो जाएगा 7 2 9, 0 शेष बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। पोल को क्या लिखा गया है, POLE। पोल को लिखा गया है TSPI। तो P का कितना होता है 16 और T का होता है 20, कितना बड़ा +4। यहाँ पर O का होता है 15, S का होता है 19, तो कितना भरा +4। तो यहाँ पर भी +4 भरा देंगे सब में। HAT, H का होता है कितना 8, और ये 8 + 4 बढ़ाएंगे तो L का होता है 12। ठीक है, तो L दोनों में 2 ऑप्शन में L है हमारा। उसके बाद A का होता है 1, और यहाँ पर 4 बढ़ाएंगे तो कितना E हो जाएगा 5, तो LEX हो जाएगा। दो संख्याओं का HCF तो एक फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, 15 × 60 90
बराबर पहली संख्या 435 अपन दूसरी संख्या x। अब ये कट जाएगा, 435 कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा ये हमारा कट जाएगा तुम्हारा 435 जो कटेगा 14 बार में, तो 15 गुने 14 कितना हो जाएगा, 210। तो 210। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब से शुरू किया गया था। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य कब से, अक्टूबर 1969 से। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली बनाने का कार्य अक्टूबर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर नाभिकीय संयंत्र से शुरू हुआ। अब देखेंगे 1 केजी जो यूरेनियम होता है ना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन होता है, 1 केजी यूरेनियम बराबर 27 लाख किलो कोयला। 1 केजी यूरेनियम में जितना बिजली उत्पादन होगा उतना 27 लाख किलो कोयला में उतना बिजली उत्पादित होगा। तो यूरेनियम बहुत ही, क्योंकि इसको यूरेनियम का होता है 235 और 238, तो हम यूरेनियम जो मूल रूप से मिलता है वो कहाँ मिलता है, 238 के रूप में। और इसको से मतलब अपकेंद्रीय विधि द्वारा क्या किया जाता है, 300, ये जो अगर 1 केजी मतलब इसमें है ना 238 में 1 केजी यूरेनियम मतलब 100%, तो अगर हम 235 बनाएंगे अपकेंद्रीय विधि द्वारा तो कितना बचेगा, 0.7% ही क्या बचेगा हमको, ये 235 जो ये यूरेनियम यही काम के लिए होता है, और यूरेनियम 235 यही काम के लिए होता है, लेकिन यूरेनियम 238 काम का नहीं होता है। ये 100% हम लोग मतलब खुदाई विधि द्वारा निकाले और उसमें मान लो कि 100% है, तो उसको अगर हम लोग को 235 बनाना है तभी उपयोग में होगा, तो 0.7%, ठीक है, इतना ही हमको 235 मिलेगा और यही हमारा काम का होगा, ठीक है। तो 1 केजी यूरेनियम बराबर 27 लाख किलो कोयला, ठीक है, इतना के बराबर हमारा होता है। इतना कोयला जलेगा तो 1 केजी यूरेनियम उतना बिजली उत्पादित होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि 17 नंबर क्वेश्चन, 19 में किसी देश के समग्र सामाजिक मतलब एवं आर्थिक उपलब्धियों का मापन हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये किसने दिया था, महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने, ठीक है, महबूब उल हक ने दिया था। ये पाकिस्तान के वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री, पाकिस्तान के क्या रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री, पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यही दिए थे मानव विकास सूचकांक मापने की विधि, ठीक है, अमीरी और गरीबी को बार कितना मतलब मानव विकास कर रहा है, ठीक है। अब इसके देखेंगे अमर्त्य सेन के बारे में, भारतीय आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है, इन्हें 1998 में नोबेल प्राइज और 1999 में भारत रत्न, ये भी क्या है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और ये भी अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। आगे देखेंगे NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम,
नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ये कब आया था? अप्रैल 2009 में। ठीक है, ये कब आया था? अप्रैल 2009 में। आगे देखेंगे, एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो क्या करेंगे? मैन प्लस बॉय 24 दिन में करेंगे। ठीक है, तो बोला गया कि यदि अंतिम दिन में आदमी अकेला करता है तो मैन अकेला करेगा 6 दिन अंतिम, तो कार्य कितना दिन में? 26 दिन में टोटल समाप्त हो जाएगा था। ठीक है, तो मैन प्लस बॉय की आवश्यक दिनों की संख्या, आवश्यक संख्या बराबर 26 माइनस 6 बराबर 20 दिन। ठीक है, शेष हो जाएगा, शेष काम कितना बचेगा? शेष काम 24 माइनस कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, कितना? 4 का। और ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा आदमी, जो अंतिम दिन तक करता है आदमी करेगा। कितना? तो एक आदमी का एफिशिएंसी हम लोग देख लेंगे, 4/6 बराबर 2/3, क्योंकि 4 काम यही करेगा शेष अंतिम दिन में जो बचेगा। और कितना एफिशिएंसी से? क्योंकि 6 दिन ये अंतिम किया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, तो पुत्र की दक्षता देख लेंगे। आदमी की दक्षता, पुत्र की दक्षता बराबर 1 माइनस 2/3। ठीक है, तो 1/3 पुत्र की दक्षता आ गया। तो बोलेगा, मतलब पुत्र की दक्षता मतलब लड़का की दक्षता, करने का मतलब मेरा ये हुआ। ठीक है, लड़का की दक्षता। ठीक है, तो लड़का करेगा अकेले काम कितना देर में करेगा? कितना काम करना है? 24 और कितना? 1/3, तो ये गुने 3 ऊपर चल जाएगा 3, तो 24 3 72 दिन। ठीक है, कितना? 72 दिन। आप लोग देखेंगे प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जलमार्गों का नाम बताएं जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको कि कनात क्या हो जाएगा आंसर? कनात। कनात क्या होता है? अंडरग्राउंड नहर होता है। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड नहर। ठीक है, अंडरग्राउंड नहर। तो ये हम लोग देखेंगे कि पहले जो होता था प्राचीन समय में, इसी नहर के माध्यम से, अंडरग्राउंड नहर के माध्यम से क्या होता था? पानी को सिंचाई के साधन को रूप में उपयोग किया जाता था। इसका आविष्कार, कनात का आविष्कार, कनात का आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग कितनी थी? 71 किलोमीटर होती थी। इसकी लंबाई कितनी होती थी? लगभग 71 किलोमीटर तक होती थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर। ठीक है, किस शहर के हवाई अड्डा का लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा स्थापित की गई? अभी हमारे प्रधानमंत्री किए 2019 के आसपास किए थे। ठीक है, देखेंगे कि बनारसी हवाई अड्डे का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कब किया गया? 2005 ईस्वी में। वाराणसी हवाई अड्डा का नाम बदलकर लाल बहादुर हवाई अड्डा किया गया। ठीक है, हैदराबाद में कौन है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 10%, एक्स वाई जेड 3 आदमी है, 10%, 12% और 15%। 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष लगाया पैसा। ठीक है, तो साधारण ब्याज R/T, तो कितना? 60x अनुपात 120y अनुपात 180z। तो शून्य से शून्य खत्म सबका। उसके बाद देखेंगे 6 दूनी 12,
तो ये क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1:2:3। अब हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स को ढक लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर वाई का मान निकालेंगे तो वाई को ढक लेंगे तो 3 दूना 1, 3 एकम 3। उसके बाद जेड को 2 एकम 2, 6:3:2। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मस्तुस मसतु असाकावा। ये अभी भी वर्तमान में भी है, ये वर्तमान में भी हमारे अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण कब भी होता है? इसका निर्माण भारतीय नौसेना के भारतीय नौसेना के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अनीसा ने एक टीवी का आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य का कितना? 4/5 मूल्य पर खरीदा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का 4/5, तो एसपी का 4/5 खरीदा, मतलब सीपी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 एसपी बराबर 4 सीपी। तो CP/SP बराबर क्या होता है? ये हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 5 CP बराबर, अच्छा यहाँ पर 5 CP हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 5 CP, 4 SP बराबर 5 CP। तो CP/SP बराबर क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि आरंभिक मूल्य से 4% अधिक, 4% अधिक मतलब 4% बराबर 4/100 बराबर 1/25। तो अधिक क्या हो जाएगा 26/25। तो देखेंगे हम लोग CP और SP रेशियो कितना हो जाएगा, CP 25 और कितना SP 26। 25 में खरीद के 26 में बेचे, और यहाँ पर CP कितना 4 और SP कितना 5। ठीक है, देखेंगे ये हो जाएगा 25 × 100। ठीक है, 26 × 5 = 130। तो कितना परसेंट ज्यादा है? 30%। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य का अवशेष देखे जा सकते हैं कहां पर? अफ्रीका में। ठीक है, मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना, ठीक है, अफ्रीका को। सभ्यताओं को पालना किसे कहते हैं? सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? एशिया महादेश को। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के? 5 लड़के। 1 2 3 4 5। ठीक है, बोला है PQ के बगल में बैठा है, तो P जो है ये P है Q के बगल में। ठीक है, आगे देखेंगे एस बेंच के बाएं छोर पर, बाएं छोर ये हुआ तो एस बेंच के बाएं छोर पर हुआ। ठीक है, उसके बाद बोला है T जो है R के बगल में बैठा है। T जो है मेरा R के बगल में। अब बोल रहा है कि TP के साथ नहीं बैठा है, TP के साथ नहीं बैठा है। P जो है दाएं से तीसरे स्थान पर, P जो है दाएं से पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आगे देखेंगे बोल रहा है कि R कहाँ बैठा? R बैठा है P और T के बीच में, ये P और T के बीच में R बैठा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, कॉट 90 डिग्री, उसके बाद देखेंगे हम लोग कॉट 71 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे tan में।
तो कॉट 90 माइनस 71 डिग्री, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan 71 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर tan 71 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 90 में से 71 गया तब है ना 19 बचेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, tan 71। ठीक है, देखते हैं tan 71। ठीक है, गुना करेंगे इसमें, इंटू cot 71 cos स्क्वायर 21 प्लस, फिर इसमें एक में गुना होगा यहाँ पर, तो tan 71 बटा tan 71 इंटू सेक स्क्वायर 69 कट जाएगा। ये tan इंटू कॉट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ये तो खत्म। अब क्या बच गया, cos स्क्वायर 71 प्लस सेक स्क्वायर 69, 1/sec²69। अब हम लोग cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos 21 को क्या लिख सकते हैं कि इसको cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 69 लिख सकते हैं। इसको सेक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 69, cos स्क्वायर 69। अब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो मानव अधिकार की जो मसौदा समिति थे उसके अध्यक्ष कौन, एलेनोर रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट थे। इस घोषणा का काम कब शुरू हुआ, इस घोषणा का काम 1946 में शुरू हुआ। इस घोषणा का काम 1946 में शुरू हुआ। इस घोषणा को यूएन ने, इस घोषणा को यूएन ने 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय 10 दिसंबर 1948 को अपनाया। इसलिए 10 दिसंबर को क्या माना जाता है, मानवाधिकार दिवस, अधिकार। ठीक है, इसमें कितना है, 30 अधिकार और 30 अधिकार और स्वतंत्रता का जिक्र किया है, और स्वतंत्रता का जिक्र है। आगे देखेंगे हम 2019 में किस स्थल को यूनेस्को के लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया। ठीक है, देखेंगे बेथलेहम, बेथलेहम को, ये फिलिस्तीन में है, ये कहाँ है, फिलिस्तीन में, यीशु के जन्म स्थान है फिलिस्तीन में। ठीक है, ये इसकी सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया। आगे येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, यह है यूएसए का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखेंगे खतरा कहाँ, ये कहाँ है, अमेरिका के, यूएसए के पश्चिमी भाग में, यूएसए के पश्चिमी भाग में है। खतरा कहाँ, इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता संबंधित। खतरा क्या है, इराक के मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। यह प्राचीन शिलालेख, मतलब यह शिलालेख ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अबू मेना, यूनेस्को की अबू मेना क्या है, ये इजिप्ट में एक ईसाई तीर्थ स्थल है। इजिप्ट में या मिस्र में ईसाई तीर्थ स्थल है, ईसाई तीर्थ स्थल। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, ये बीच वाला चीज बताना है। तो तीनों को जोड़ेंगे, 12 3 15 15 6 21, 21/3 बराबर 7। तो ये तीनों को जोड़ लेंगे, 5 3 8 4 12/3 बराबर 4। निम्न में कौन सी कारक जाति उद्भवन जब मौजूदा जातियों में से नई जातियां विकसित होती है के उदाहरण में नहीं करता। ठीक है, ये तीनों है, अनुवांशिक प्रभाव, भौगोलिक पृथक और विभिन्नता, ये तीनों क्या होते हैं, प्रभावित
मतलब अपना योगदान देते हैं। माने जाति उद्भावन क्या होता है कि जैसे हाइब्रिड चीज बनता है ना, जैसे करेला को लंबा कर दिया, उसके बाद क्या बोलते हैं, तरोई जो होता है हम लोग खाते हैं उसको लंबा कर दिया। तो ये सब जिसको हाइब्रिडेशन के दौरान क्या होता है, उसके आकार को परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है, ज्यादा फायदा के लिए। ये क्या होता है, जाति उद्भावन कहलाता है। तो ये देखेंगे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में इसका क्या होता है, जाति का उद्भवन कहलाता है क्या, नई जाति के उद्भव में सहायक कारक। पुरानी जाति द्वारा पुरानी जाति द्वारा पुरानी जाति द्वारा नई जाति का विकास जाति उद्भव कहलाता है। नई जाति का विकास जाति उद्भव कहलाता है, उद्भव कहलाता है, ठीक है। देखेंगे इसके निम्नलिखित कौन से कारक है, इसके निम्न कारक कौन है, ठीक है। पहले देखेंगे अभिगमन, अभिगमन, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चल जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे अनुवांशिक विचलन, अनुवांशिक विचलन या प्रभाव। तीसरा देखेंगे हम लोग उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है, जीन में परिवर्तन। जैसे आम के पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, कलम को लगाया जाता है, जैसे क्या होता है आधा काट के उसमें जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, जीन में परिवर्तन। उसके बाद लैंगिक पुनर्मिलन। चौथा क्या है, लैंगिक पुनर्मिलन। पांचवा क्या है, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, भौगोलिक, भौगोलिक पार्थक्य, ठीक है। उसके प्राकृतिक वर्ण या चयन। छठा क्या है, प्राकृतिक वर्ण या चयन, ठीक है। उसके बाद विभिन्नता आ जाएगी, सातवां क्या आ जाएगी, विभिन्नता, ठीक है। आगे देखेंगे कि शुरू की गई राजस्व प्रणाली में रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे पहले भू राजस्व व्यवस्था देख लेंगे एक बार। क्या देखेंगे, भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या है, भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। इसको देखते हैं। भू राजस्व व्यवस्था को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। कितना भागों में, तीन भागों में। एक होता है अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त, ठीक है। उसके बाद रैयतवारी बंदोबस्त, उसके बाद हम लोग देखेंगे महालवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, ठीक है। इसकी शुरुआत, अरे अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कौन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 में, ठीक है। ये कहाँ कहाँ लागू हुआ था, ये लागू हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी। हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है। इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व देने की जिम्मेदारी किसको होता था, जमींदार को होता था। इसमें राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार, ठीक है। रैयत वारी बंद, ये किसने शुरू किया था, थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड ने, ठीक है। कब हुआ था, 1800
बीस ईस्वी में कहाँ शुरू हुआ था सबसे पहले? मुंबई, उसके बाद शुरू हुआ था मद्रास में, उसके बाद असम और पूर्वी बंगाल। इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को होती थी। ठीक है। महालवारी, ये किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी ने कब शुरू हुआ था? 1822 ईस्वी में। कहाँ? यूपी में, मध्य प्रांत में, पंजाब। इसमें क्या होता था? भूमि, ये जो भूमि होता था, भूमि पर गांव का अधिकार होता था, गांव का अधिकार होता था। ठीक है, आगे देखेंगे। ये देखेंगे इसमें 6 × 5 × 5, 6 × 5 × 5, और इसमें देखेंगे 25 × 2 × 3, 25 × 2 × 3, ये 150, ये 150। वैसे ही इसको भी ला देना है 2 × X × 9, 2 × 8 × 9, 4 × 3 × 3, 4 × 3 × 3, ये 36 आ गया। यहाँ पर 9 दूना 18, 18 में क्या गुना करेंगे? 2 गुना करेंगे, तो 2, 18 × 2, तो 2 आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, 0 से 52 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी देख लेते हैं। 1, 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 और 51। ठीक है, अब देखेंगे इसमें पूछा है कि पहले हम लोग देखेंगे कि पद कितने हैं, कितने पद है, मतलब 1 से लेकर 51 तक कितने पद है। तो देखेंगे नंबर ऑफ n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, देखेंगे 51 है बराबर कितना है? a प्लस कितना 1 प्लस कितना पद है निकालना है? n माइनस 1 है। सार्वंतर कितना है? 2 का, 3 2 5, तो सार्वंतर कितना है? 2 का। ठीक है, ये इधर घट जाएगा तो 50 बराबर 2n माइनस 2, तो कितना? 52 बराबर 2n, n बराबर 13, n बराबर कितना हो जाएगा? 13। अब हम लोग देखेंगे कि निकालेंगे, बोला कि संख्याओं का योग, योग कैसे निकालते हैं? एस एन बराबर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट a प्लस l। ठीक है, n/2 कितना हो जाएगा? 13/26 कितना हो जाएगा? ये पदों की संख्या कितना आ जाएगा मेरा? 26, ये 26 होगा। 52/2 बराबर कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो 26/2 और इंटू पहला पद 1 और लास्ट टर्म 51। ठीक है, 13 × 52 कितना हो जाएगा मेरा? 676 आंसर। आगे हम लोग देखेंगे एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर है। ठीक है, बोला है कि जो हमारा मूल जो है उसके कुल लाभ कितना? 38% के बराबर है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि ऐसी पहले व्यक्ति को 15% का लाभ, तो दूसरे व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति 15%, 15 प्लस एक्स प्लस 15 गुने x/100 और टोटल लाभ कितना? 38 हुआ। ठीक है, देखेंगे इसमें हो जाएगा x प्लस 15x/100 बराबर 38 - 15 कितना हो जाएगा? 3 और 2 23, इतना हो जाएगा 115x/100 बराबर 23। ये कितना हो जाएगा? 2300
बटा 115 बराबर x, कितना हो जाएगा, x बराबर 20। सुल्तान ने रमेश से कहा, सुल्तान कोई है, वो क्या है, रमेश से, किससे कहा है, रमेश से, कि तुम्हारे भाई की, कि मैं जो हूँ, सुल्तान जो है, मैं तुम्हारे भाई की, मतलब रमेश की भाई की, रमेश का कोई भाई होगा, भाई की पत्नी कोई होगी, इकलौते भाई बहन, पत्नी के जो है इकलौते भाई या बहन, प्लस या माइनस, इकलौते भाई बहन के भांजा, मतलब भांजा मतलब इसकी जो है क्या है, मतलब लड़का, कोई लड़का होगा तो इसका भी होगा, तो क्या हो जाएगा कि सुल्तान का रमेश से क्या, रमेश क्या हो जाएगा, बेटा लगेगा, तो ये भी क्या लगेगा, बेटा, तो रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो मतलब ये दादा हुआ जब इसका, तो ये बेटा ही नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बेटा। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जेम्स प्रिसम ने सर्वप्रथम अशोक के राजा अस्तेस को ब्राह्मी लिपि में जो लिखे थे, क्या कब व्याख्या की थी, 1837 ईस्वी में। सबसे पहले अशोक के शिलालेख को, अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा। ठीक है, देखते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 किसको मिले, जेम्स प्रिंसेप को मिले थे। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, क्या थी भाषा, क्या थी, अभिलेख की भाषा, अभिलेख की भाषा क्या थी, प्राकृत, 4 लिपि में लिखा गया था, 4 लिपि में लिखा गया था। ठीक, कौन सी लिपि थी, पहला ब्राह्मी लिपि। ठीक, यह सर्वाधिक कहाँ मिले हैं, भारत में। इसे बाई से दाई ओर लिखा जाता है, बाई से दाई ओर। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा इसका खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक, ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, इसे दाई से बाई ओर, दाई से बाई ओर। अरमाइक लिपि, तीसरा है अरमाइक, ये कहाँ मिला, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में मिला। ठीक है, चौथा है ग्रीक लिपि, ये क्या भी अफगानिस्तान में। ठीक है, ये भी अफगानिस्तान में। आगे देखेंगे हम लोग, which among the following is the output device is the context of the computer system। ठीक है, तो क्या है, आउटपुट डिवाइस कौन है, प्लॉटर है, बाकी ये सब इनपुट है, मैग्नेटिक स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे हम लोग कि ये जो है दिया गया पैटर्न है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो क्या है ये,
1 2 3 4 5, तो पंचभुज है, 5 गुने बीच में त्रिभुज है, 5 गुने 3 प्लस 1 16 हो गए। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग को 4 गुने 2 2 4 1 5, 4 गुने पंचभुज है बीच में, तो 4 गुने 5 प्लस 1 बराबर 21। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष योजना, इंद्रधनुष इसमें दो है, एक इंद्रधनुष है, एक मिशन इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष योजना ये सार्वजनिक बैंकों से संबंधित है। ठीक है, ये कब आया था? 2015 में। 2015 में। एक होता है मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये बच्चों और महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, टीकाकरण, महिलाओं के टीकाकरण से जुड़ा है। यानी कहने का अर्थ है कि स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये कब आया था? 25 दिसंबर 2014। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पुस्तक कौन सी है? इंडिका। ठीक है, इसके बाद अल मसूदी। अल मसूदी की देखेंगे हम लोग, यह बगदाद का रहने वाला था। अल मसूदी कहाँ रहने वाला था? अल मसूदी, अल मसूदी बगदाद का रहने वाला था। यह पाल वंश के शासक महिपाल के दरबार में आया था। महिपाल के दरबार में आया था। इसे अरबों का हेरोडोटस कहा जाता है। इसे अरबों का हेरोडोटस, हेरोडोटस कहा जाता है। ठीक है, इसने मुरुजुल जहाब नामक ऐतिहासिक किताब, मुरुजुल जहाब ऐतिहासिक किताब है, ऐतिहासिक किताब लिखा मुरुजुल जहाब। उसके बाद देखेंगे इब्न बतूता। ये कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से, मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से आया था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। किसने? इसने रेहला नामक पुस्तक किसने? इब्न बतूता ने पुस्तक लिखी। ये किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। उसके बाद देखेंगे अलबरूनी। अलबरूनी, ये अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान, अबू रेहान मोहम्मद। ठीक, ये किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया विद्वान, मोहम्मद गजनवी के साथ आए विद्वान। कौन कौन थे? फारूकी था, फारूकी इसने कोई किताब नहीं लिखी। उसके उत्तबी था, इसने किताबुल यामिनी लिखी, किताबुल उल यामिनी लिखी। उसके बाद आया था, उसके साथ एक और आया था फिरदौसी, फिरदौसी इसने शाहनामा लिखी। ठीक है, उसके बाद आया था कौन? अलबरूनी। अलबरूनी, कितने? 4 विद्वान उसके साथ आए थे। अलबरूनी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद या तहकीक उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए उल हिंद। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग।
43 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगनी है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है क्या है, आधार से, ये 2x हो गया तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। 288 बराबर x गुने 2x, तो 288 बराबर 2x², तो x² बराबर 144, तो x बराबर 12, तो ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई फिर बराबर 2x बराबर 2 गुने 12 बराबर 24। हमने कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, सरफलाई है, सरफलाई, बाकी सब फाइल शेयरिंग है। इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे पैटर्न को फॉलो करता है। देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2 और कितना होता है, 18 बटा 2 बराबर 9। आगे देख लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटा 2, लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 4 प्लस 36 बटा 2 बराबर 20। चार जिसमें किसी तरह समान एक एक असंगत है, ठीक है। देखेंगे कि बाकी सभी नदियों को, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, भारत में। अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास है, ठीक है। देखेंगे तो यही क्या है, तिब्बत मतलब भारत से बाहर है। बाकी सब गोदावरी के कहाँ है, गोदावरी के देख लें, नासिक के ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक के ब्रह्मगिरी पर्वत के त्रियंबकेश्वर से, त्रियंबकेश्वर से, ठीक है। उसके बाद कावेरी का देखेंगे, ये भी ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में जो है, ब्रह्मगिरी की जो श्रेणी बना हुई है क्या है, कावेरी का कर्नाटक में उद्गम स्थल। कृष्णा का देख लेके हम लोग, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र, ठीक। आगे देखेंगे 90 135, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 × 6 सीरीज भरा है, फिर 15 × 9, फिर 15 × 12, मतलब 3 3 को इंक्रीज कर रहा है, फिर 15 × 15, फिर 15 × 18, फिर 15 × 21 पर है, तो कितना 15 × 21 315। उसके बाद बोला है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। मान लो उसका वेतन कितना है, वेतन 100 ले लेते हैं, ठीक है, और उसके जो खर्च करता है, वेतन और खर्च कितना खर्च करता है, 80%, तो 80 को खर्च कर दिया 100 में से, ठीक है। उसके बाद वेतन में कितना, 100 वृद्धि, वृद्धि कितना हो, 125 की वृद्धि हुई, ठीक है। और उसमें बोला है कि खर्च में कितना, 15% की वृद्धि हुई, तो 80 गुने 115 बटा 100, 15% की वृद्धि हुई खर्च में, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 और 5 15, ठीक है। ये 2 चौका 8, तो 23 चौका 4 12 के 2, 4 दूने 8 1 9, तो कितना हुआ 92। अब बोल रहा है कि बचत में, तो वेतन ये है और खर्च ये है, तो वेतन ये, तो कितना बचत हुआ, बचत 20, और इसमें बचत कितना हो गया 33, तो 20 से कितना बढ़ा 13, कितना पर 20 गुने 100, 5 65%। आगे देखेंगे 49, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के, तो त्रिभुज की जो माध्यिका है देखते हैं, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। त्रिभुज के शीर्ष के मध्य भुजा को मिलाने वाली क्या है, रेखा है, सही है।
त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 में काटिए, सही है, 2:1 में काटिए तो दोनों क्या है, सही। बोला है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा। इक्वाडोर उस समय का न्यूज है, इक्वाडोर ओपेक से बाहर हुआ था। चलिए तो आज का यहीं तक रखते हैं, 50 क्वेश्चन तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।